नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग। तो कल आप लोगों ने डिस्कस किया था द्रव्यमान केंद्र कैसे ज्ञात करना है, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्यों। तो कुछ परसों संडे को आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने कहा था आपको बाद में बताएंगे। तो सेंटर ऑफ मास पे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको आज दो क्वेश्चन जिनके अपन ने बीच में छोड़ दिए थे उनको एक तरीके से, एक का तो अपने फर्स्ट वाली बुक है ना, उसमें से आप लोग देखना वर्क एनर्जी पावर में से कुछ 2-4 क्वेश्चन बचे थे, उनमें से 2 क्वेश्चन अभी बता देता हूँ आप लोगों को। एक बॉडी रेस्ट में थी, 46 का क्वेश्चन है, 46 का, पेज नंबर 17 पे, फर्स्ट पार्ट में से, फिजिक्स वाली फर्स्ट पार्ट में से 17 में से 46 का क्वेश्चन क्या है। ये क्या कह रहा है कि एक बॉडी इनिशियल में रेस्ट में है और अंडरगोज वन डायमेंशन मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, द पावर डिलीवर टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब क्या है, उसने क्या कहा है कि गाड़ी रेस्ट में थी। यहाँ से क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना। इनिशियल में रेस्ट में थी और उस पर क्या लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको पूछा था पावर है, पावर और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा, पी और टी के बीच में। तो पी और टी के बीच में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पावर का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है, एफ पी इक्वल टू होता है एफ इंटू वी। ये वाला काम में लियो, डब्ल्यू बाई टी काम में लियो, लेकिन अपने को एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिखाना है। तो अपने पास देखो दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको यदि अपन लिखें एम इंटू ए, एम इंटू एफ को क्या लिख दिया, एम इंटू ए, और v को भी क्या लिख सकते हैं, जब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन हो, a जब कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में आप लोगों को पता है कि अपने को 1D इक्वेशन से सोल्व करना है। तो v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना। u तो कितना है अपने पास 0, तो v क्या हो गया, ए टी हो गया। तो यहाँ से यदि आप लोग v का वैल्यू लिखो तो क्या लिख सकते हो, ए टी लिख सकते हो ना। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन नहीं करना, क्या करना है, सिर्फ आप उसको इक्वेशन ऑफ मोशन से सोल्व करना है। जब ए का वैल्यू सेम हो तभी लगाना है ये। तो यहाँ पे यदि अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए टी लिख दिया मैंने, एफ का वैल्यू तो एम होता ही है, ए इंटू टी। एक तरीका तो ये है। अब यहाँ से आप लोग देखो, एम फिक्स ए स्क्वेयर इंटू टी आ जाएगा। तो एम तो कांस्टेंट है ही, ए आपको क्वेश्चन में कह दिया कांस्टेंट है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, टी के। दूसरा तरीका इसमें देखो आप लोग, इसको क्या लिखोगे, डब्ल्यू बाई टी है। डब्ल्यू बाई टी का मतलब क्या हो गया, डब्ल्यू को क्या लिखोगे, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टी आ जाएगा ना। यहाँ से एफ जब आपको पता है ए कांस्टेंट है, इसका मतलब एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना। तो या तो आप एक काम करो, एफ इक्वल टू एम ए लिख लो, यहाँ पे अपन लिखें एम ए बाई टी आ गया। अब देखो एस डिस्टेंस, ट्रेवलिंग डिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसके लिए आप लोगों को जब ए कांस्टेंट होता है उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन एस आपको क्या देती है, यू जब 0 होता है तो हाफ ए टी स्क्वेयर बनेगा ना। तो यहाँ से एस का वैल्यू अपन रख दें हाफ ए टी स्क्वेयर, एस का वैल्यू क्या रख दें, हाफ ए टी स्क्वेयर। दिख रहा है आप लोगों को, हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, ये एस का वैल्यू मैंने लिख दिया, तो एम एक टी से एक टी उड़ जाएगा, ए स्क्वेयर बाई 2, और एक टी बच गया ना, और तो कुछ नहीं बचा ना पावर में, देखो। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दोगे तो एम कांस्टेंट, ए स्क्वेयर कांस्टेंट बाई 2 आ गया, और सारा मामला कांस्टेंट है, सिर्फ पी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो कोई सा भी आपका दिमाग काम करे उस टाइम, उस फॉर्मूले से आप लोगों को करना है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट दे उसको फॉर्मूले में एडजस्ट करो, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, मिटाऊंगा नहीं, ठीक है। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को, ये पी प्रोपोर्शनल टू टी वाला 46 का बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। उस दिन मैं पर संडे को कहा था मैंने, देख लेना आप लोग। तो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, मैंने देख लिया, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता दिए, पी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा।
एक आप लोग देखो लास्ट का पावर का क्वेश्चन था 51 था वो क्वेश्चन। 51 में क्या था, 51 में आंसर मैंने आपको बताया था 16 टाइम आ जाएगा, वास्तव में कितना आएगा 8 टाइम आएगा। ठीक है, 8 टाइम में आप लोग देखो, एक कोई पंप या मोटर पंप मान लो आप, और अपने को पानी चढ़ाना है कहीं पे ऐसे मान लो, तो उसके लिए पावर जो है, पानी अपने को डबल चढ़ाना है, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा पहले के कंपेयर में, ऐसा ही क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या करोगे, थोड़ा सा डिटेल से देखना पड़ेगा आप लोगों को। मान लो अपन ऐसे मानते हैं कि भाई जो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर है, यानी उसकी रेट क्या है, तो रेट अपन कैसे निकालेंगे। मास तो क्या होता है, यदि पर सेकंड की बात करूं मैं, तो आप लोगों को पूरा डेरिवेशन नहीं करना, पहले देख लो आप लोग। dm/dt लिखा मैंने, m का वैल्यू क्या होता है, रो ए और v इंटू टी बोल सकता हूँ ना वॉल्यूम के हिसाब से। मतलब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को मैंने लिख दिया एरिया इंटू लेंथ, और लेंथ क्या लिखोगे v इंटू टी। v इंटू टी का मतलब क्या हुआ, पर सेकंड की बात करूं तो टी को गायब कर दूं, मतलब किसी फिक्स पर सेकंड में इतना अमाउंट है पानी ऊपर जा रहा है। आप उसको ऐसे समझो कि मेरे को इससे, आपको तो ट्वाइस ही कहा है, मैं चाह रहा हूँ उसको n टाइम्स कर दो। आप कितना टाइम कर दो, n टाइम, तो आपका एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा, 2 3 जो भी आएगा सबका आंसर कॉमन हो जाएगा। तो पावर यदि अपन n टाइम्स कर दें, मतलब पानी n टाइम्स हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे अपन, dm/dt डैश लगा देता हूँ मैं, यानी पहले के कंपेयर में n गुना ऊपर ज़्यादा जाए। ठीक है, तो n टाइम्स ज़्यादा करें तो आप दोनों को कंपेयर करोगे तो a रो a v डैश लिख दूँ, पर सेकंड की बात कर रहे हैं अपन, तो इधर क्या आ जाएगा, n रो a v आएगा पहले वाले में। तो यहाँ से देखो रो a कैंसिल हो गया, तो v डैश क्या आ गया, n v आ गया। तो आप लोगों को जो वेलोसिटी है वो क्या आ गया, पहले के कंपेयर में n टाइम्स आ गया। अब फोर्स की बात करो आप लोग, ये इतनी बात समझ आ गई, मिटा दो इसको, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, सिर्फ dm/dt तो आ जाएगा n टाइम्स पहले के कंपेयर में, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, n टाइम्स। अब यदि अपन फोर्स की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट है ही पहले, और चेंज क्या हो रहा है, मास चेंज हो रहा है, पानी तो चाह रहा है टाइम के साथ में चेंज। तो अपने को तो एफ पहले तो अपने को पता ही है, अपने को चेंज करना है, तो ये dm/dt ऐसे लिख देते, डैश डैश लगा दिया। तो आप लोगों को एफ डैश का वैल्यू निकालना है, तो v डैश कितना हो जाएगा, nv हो जाएगा, और ये क्या आ गया डैश वाला dv/dt, तो एफ डैश क्या बन जाएगा, n² और v dm/dt आएगा ना। यहाँ से आप लोग देखो ये वापस f बन गया, तो f डैश कितना आ गया, n² f आ गया, n² f आ गया। कहने का मतलब जो फोर्स होगा वो पहले यदि आपको डबल चढ़ाना है तो 4 गुना फोर्स करो, वेलोसिटी दुगनी है तो दुगनी कर दो, 4 गुनी तो 4 गुनी कर दो, ट्वाइस थ्राइस जो भी आपको दे रखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, F इंटू वी। F पहले तो पावर यही थी F इंटू वी, लेकिन अपने को तो नई पावर चाहिए, कितना टाइम्स हो जाएगी, तो F का वैल्यू कितना आ गया, जैसे अपन F डैश लिखें, F डैश इंटू वी डैश कर दे, तो F डैश कितना आ जाएगा, n² F आ गया, और v डैश क्या आ जाएगा, n इंटू वी आ गया। तो यदि पावर जो नई पावर आएगी वो कितनी आ गई, n³ इंटू पी आएगी। ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में फिट बिठा लेना, बाकी कैलकुलेशन का कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, आपको क्या चाहिए, डबल ट्वाइस चाहिए ना, तो यहाँ पे n की जगह क्या रख देना, 2 रख देना। तो 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, तो पहले की तुलना में कितना टाइम्स हो जाएगी, 8 टाइम्स हो। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है ना। तो n का वैल्यू आप वाले क्वेश्चन में क्या है, 2 है, तो p डैश कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 करें तो 8p आ जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन था ना, कौन सा, तीसरा सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आगे नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। तो पी डैश समझ आ गया। तो एक फॉर्मूला लिख लो, जब भी टाइम सेम रखें, पानी वानी की वैल्यू पूछे ना आपको, रिवर पानी ऊपर नीचे चढ़ाना है, मोटर के संबंधी क्वेश्चन हो, तो
तो पावर वाला ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, सीधा ट्वाइस की बजाय n लिख लेना, उसको एक फॉर्मूला लिख देना उसके पास में, p डैश इक्वल टू n क्यूब इंटू पी आ जाएगा, n क्यूब इंटू पी। ठीक है, फटाफट यदि फॉर्मूला और ये सीधा सा कॉन्सेप्ट नोट कर लो। नोट कर लिया, मिटा दो इसको। तो अब देखो मैंने इधर क्या लिख रखा है, इस साइड में लिख रखा है सेंटर ऑफ मास। आप सबके लिए सेंटर ऑफ मास के कुछ फॉर्मूले लिख रखे हैं। पहला फॉर्मूला किस नाम से है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास बताना है। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास बताना है। मान लो ये पूरी रिंग होती, सोचो ऐसे पूरी रिंग होती तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होता ना बीच में, और यदि आपको बीच में लेते तो 0 0 ले लो। कहीं भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, जैसे मान लो इस साइड में दे दिया, ये 0 0 मान लिया आपने, यहाँ से शुरुआत मान ली, तो इसकी कुछ रेडियस मानोगे आप लोग। रेडियस माना तो बिल्कुल ठीक है, r/2 पे आ गया या 0 पे आ गया, जो भी है, तो अपन कोऑर्डिनेट से निकालें। कहने का मतलब है, आपने देखा अभी डायग्राम है पूरा कंप्लीट है तो बीच में आएगा, यही वैल्यू रहता है ना। लेकिन यदि इसको मैंने आधा कट कर दिया तो उसके बाद में आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी, जिधर ज़्यादा मास होगा उस साइड में सेंटर ऑफ मास विस्थापित हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अब सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ऊपर की साइड में जाएगा। तो वो कितना जाएगा, ये आपकी रेडियस r है, ये भी रेडियस r है। अब मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना 2r/π, इसका मतलब ये है, ये जो आपने सेंटर ऑफ जैसे ओरिजिन है उससे कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, ये डिस्टेंस मैंने दी है 2r/π। 2r/π कहाँ से, O से, ये सेंटर ऑफ मास है आप लोगों का। अब इसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर सकता है, बात समझ में आई। यदि सेमी सर्कुलर रिंग है तो 2r/π आ जाएगा, किसका वैल्यू, सेंटर ऑफ मास का। वैसे भी आप लोग कंपेयर करो तो इधर तो बराबर है, तो ये वाली लाइन तो आनी है, मामला तो इसी लाइन पे आएगा ना, कि इधर बराबर है। एक्स कोऑर्डिनेट में तो कुछ होना नहीं, वाई में जाएगा। तो यदि कोऑर्डिनेट में भी लिखना चाहो तो एक्स तो 0 रहेगा, वाई कितना है 2r/π। ये क्या आ जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास आ जाएगा 2r/π। ये आप लोग दिमाग में सीधा रट लो इसको अच्छे से। और डेरिवेशन वाला तो कल आपको मैंने बताया था ना, एक्स dm/इंटीग्रेशन dm या y dm/इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो ये आप लोगों को नहीं करना, ठीक है, करने का तरीका यही है, लेकिन नहीं करना, सीधा याद करो। क्या याद करोगे, सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके लिए आप लोग क्या लिख दोगे, सीधा सा 2r/π, कंप्लीट याद कर लो। दूसरा देखो, सेमी सर्कुलर डिस्क आ गया। डिस्क का मतलब पूरी होती तो सेंटर पे आता, लेकिन अब आधी बची है, पूरा मास फिल है यहाँ पे। वही सेंटर से मैंने, ये r है डिस्टेंस, रेडियस, तो आप लोगों को यहाँ पे सेंटर ऑफ मास मिल रहा है। तो वो यहाँ से कितना है कुल मिला के 4r/3π, 4r/3π यहाँ से आएगा, ध्यान रह जाएगा। अब हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल मतलब खोखला, अंदर से खाली है और स्पेयर है। सेल का मतलब, स्पेरिकल सेल का मतलब बीच में से खाली है और आधा है, पूरा नहीं है। पूरे का तो वही होगा सेंटर ऑफ मास, आधे का ये रेडियस r है तो इसके ठीक बीच में हो जाएगा, r/2 पे हो जाएगा। इधर सेंटर से O से, ओरिजिन से मान लो आप लोग r/2, ऊपर से यदि आपको ऐसे कह देना टॉप से कितने पे आएगा तो भी r/2 पे आएगा, और यहाँ बीच से कितना आएगा, r/2 पे ऊपर आएगा। इसके आराम से राउंड लगा लेगा 2-4। क्यों, सॉलिड हेमिस्फीयर आ जाए तो सॉलिड हेमिस्फीयर में कितना करोगे, मैंने जितनी भी डिस्टेंस ली है वो O से ली है, ये ध्यान रखना, इसीलिए मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको। तो ये आएगा 3r/8। कोई सॉलिड है ना, सॉलिड गोला, तो उसमें जो O से कितना ऊपर की साइड में, ये जो डिस्टेंस है ना इसका
3r/8 आएगा। किससे? सॉलिड के लिए। ठीक है, रट लो इनको दिमाग में अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद में देखो आप नेक्स्ट, सॉलिड कोण और होलो कोण। कोण आप लोगों ने देखा होगा ऐसी शेप होगी। इसके लिए ये तो अपन क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ये उसकी रेडियस आर होती है, और ये एल बोला करते थे, उसमें √h का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ऐसे आता था। अब ये अपना सेंटर है, मानो सेंटर क्या, ये वैसे ओ लिखते हैं अपन, तो ओ से h/4 लिखा है, तो ओ से है ये। यहाँ पे मान लो सेंटर ऑफ मास है इसका, तो कितनी डिस्टेंस पे होगा ऊपर, h/4 पे होगा। ठीक है, ऊपर से यदि टॉप से देखोगे आप लोग तो कितना हो जाएगा, पूरी तो कितनी h है, तो h/4 हो गया, तो ऊपर से कितनी जाएगी, 3h/4 टॉप से। और यदि पेंदे से देखोगे ना, बॉटम से, तो कितना आएगा, h/4 आएगा। ऐसे ध्यान रखना है। ऐसे ही होलो कोन के अंदर, होलो के अंदर आप लोग ध्यान दोगे तो मैंने बॉटम से लिखा है, ये टॉप से नहीं लिखा। कितना लिखा, ये h ही है, ये मान लो सेंटर ऑफ मास है, तो ये h/3 ऊपर है हाइट, तो ऊपर से कितना जाएगा, तो h माइनस करेंगे ना अपन h, तो 2h/3 आ गया। तो ऊपर से बात करें तो 2h/3 और नीचे से बात करें तो h/3। बात कंप्लीट हो गई। ये आप लोगों को दिमाग में मेरे, आप जैसा भी आपका दिमाग चले उसके हिसाब से आप रटो, कोई डेरिवेशन कोई कुछ नहीं, सीधा याद कर लो। फिर से याद करा देता हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए आ जाएगा 2r/π, सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए आ जाएगा 4r/3π, और हेमिस्फेरिकल सेल के लिए जाएगा r/2, सॉलिड हेमिस्फेयर के लिए जाएगा 3r/8, और सॉलिड कोण के लिए जाएगा h/4, होलो के लिए जाएगा h/3। अब आप लोगों को यदि कोई आरक वारक दे रखा हो तो एक छोटा सा आरक का भी बता देते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब जैसे भी आपके दिमाग में आप शॉर्टकट जो आप दिमाग लगाओ वैसे ध्यान में रख लेना। एक आरक के लिए भी देख लो आप लोग। कोई मान लो आपको आरक दे दिया, ठीक है, इस आरक का आपको सेंटर ऑफ मास पूछ लिया, उसके कोऑर्डिनेट पूछ लिए, तो ऐसे मान लेते हैं वो यहाँ आ गया, इसको XC नाम दे दिया। इसकी रेडियस आ रही है, यहाँ भी आ रही है, ये पूरा एंगल 2θ मानते हैं, तो आधा एंगल कितना बचा, θ। दोनों साइड से मिलाओगे आप लोग कितना जाएगा, θ जाएगा। ठीक है, रिंग के टाइप में आर्क हो गए, ये आर्क है। आर्क का आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो उस कंडीशन में तो क्या बनेगा, XC इसका r sin θ/θ। ये याद करना है आपको, XC क्या बनेगा, r sin θ/θ। अब एग्जांपल दें तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कोई, अभी आप लोगों ने आदिश लिख लिया, ये क्या हो जाएगा अपने पास में, XC का वैल्यू हो जाएगा r sin θ/θ। किसका, कोई भी आर्क का, जिसमें टोटल जो रेडियस है वो आपको r दे रखी। ठीक है, मिटा दो इसको। अब आपको इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ करा देता हूँ। प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो। अभी आप लोगों ने हाफ रिंग के लिए, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग के लिए किया था ना, कितना आया था वैल्यू, याद करो, बिना नोटबुक में देखे हुए याद करो। ये आया था अपने पास 2r/π आया था। ये प्रूफ कर लें, आर्क ही हो गया एक तरीके से। एंगल कितना बन गया इसमें टोटल, 180, तो आधा एंगल कितना बन जाएगा, 90। ये प्रूफ कर देता हूँ आपको 2r/π कैसे आता है। XC क्या लिखा था आर्क के लिए, r sin θ/θ, तो r को r ही लिख देता हूँ मैं। रेडियस, इसकी रेडियस कितनी r है, साइन, और थीटा कितने लेना है, पूरा कंप्लीट नहीं लेना, आधा लेना है, तो 180 का आधा 90 हो गया। और थीटा अपने कितना हो गया, थीटा हो गया π/2। कितना हो गया, π/2। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया π/2, रेडियन में लिखना है। तो sin 90 तो 1 हो गया, r ये आ गया 2r/π। ये तो बताया था आप लोगों को, बस ये प्रूफ हो गया। ऐसे करना है। ठीक है, जैसे मान लो आधी कटिंग कर देते हैं, इतना दे देता आपको, सिर्फ इतना, और पूछ लेता कि भी इस आर्क का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो आप लोग क्या लिखते, XC। ये पूरा तो कितना है, 90 है ना, तो 90 के इधर कितना हो गया, 45। बस इतना ही ध्यान रखना है, r sin 45 थीटा को अपॉन में लिखोगे तो कितना जाएगा, π/4। π/4 तो आ गया, sin 45 तो कितना हो गया,
1/√2, तो r/1/√2, और ये 4 चला गया ऊपर, पाई रह गया नीचे, तो 4 × √2π, 4r/√2π, ये xc का वैल्यू आ गया। ऐसे करना है, ठीक है। तो आरक वारक कुछ दे रखा हो आप लोग याद कर लेना, ये फॉर्मूले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप लोग याद ही रखो तभी काम चलेगा। ये सब आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि अपने पास थोड़ा टाइम ज़्यादा है, और टाइम ज़्यादा है तो सेंटर ऑफ मास हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जिनमें अच्छे अच्छे बच्चों की हवा निकल जाती है। मतलब ये आप जनरली समझ नहीं सकते, तो इसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो मैंने सोचा अभी अपने पास टाइम है तो थोड़ा बच्चों को डिटेल से बात कर ले। बाकी आपने को पता है लास्ट जब बैच अपना कंप्लीट हुआ था तो मैंने एक ही घंटे के अंदर, एक ही क्लास के अंदर सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल मोशन आधा चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो वो टाइम के अनुसार बात होती है। अभी अपन बात करें डिटेल में, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का कोरोना लॉकडाउन चला है तो पता नहीं कब तक जाएगा। फिर भी आप लोग सीखने में क्या जाता है आप लोगों को, और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को ये सारा कुछ रटना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ जो बच्चे अच्छे हैं वो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, कंप्लीट कर लिए यहाँ तक। आगे चलें, आगे आप लोग हेडिंग लगाओ, ये मिटा रहा हूँ मैं, याद रह जाएगा आप लोगों को। आगे की बात देखो आप लोग ऐसे लगा दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ऐसे लिख दो, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। 3 बातें लिख दो। 3 बात में सबसे पहले देखो RCM का वैल्यू क्या था, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था ना, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में क्या था m1 प्लस m2, यही था। यदि अपन को वेलोसिटी निकालना है, पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, तो क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें t के रिस्पेक्ट में। तो ये m1 dr/dt प्लस m2 dr/dt मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया t के रिस्पेक्ट में, m1 प्लस m2, तो ये वेलोसिटी का तो आ जाएगा VCM, ये बन गया m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस m2, ठीक है। और इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो VCM, तो dt आ जाएगा। तो क्या बनेगा m1, इसको सीधा सा लिख दूं क्या, चलो एक बार लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, m2 dv2 अपॉन dt आ जाएगा, अपॉन में क्या आ गया m1 प्लस m2। तो यहाँ से आप देखोगे तो ACM बन जाएगा, तो m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में क्या आ गया m1 प्लस m2, ये है। अब ACM आ गया, तो इसको यदि अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें m1 प्लस m2 इंटू ACM इक्वल टू, इसमें क्या बच गया m1 a1 प्लस m2 a2, ये टोटल मास हो गया। मान लो ये तो 2 ही बॉडी है, 2 ही पार्टिकल है, मान लो 50, 60, 100, 1000 करोड़ पार्टिकल होते, तो टोटल मास इंटू ACM बोलते। ACM बोलते तो इसको आप लोग m इंटू ACM बोलते, इसको मैं F1 बोल सकता हूँ, इसको आप F2 बोल सकते हो, तो इसको क्या बोल सकते हो FCM, F1 प्लस F2। ऐसे आप सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में FCM निकाल सकते हो, ACM निकाल सकते हो, VCM निकाल सकते हो। एक बात आप लोगों को पता है क्या इसके अंदर, क्या मेन बात क्या है अपने पास, पहले तो फटाफट आप लोग एक काम करो, जल्दी से VCM का फॉर्मूला नोट कर लो, ACM का फॉर्मूला नोट कर लो, FCM का फॉर्मूला नोट कर लो। 3 फॉर्मूले नोट कर लो सीधे सीधे, और कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा दिया जाए। अब आप लोग एक चीज़ सोचो, आप लोग जो सामान्य F लिखते हो ना, F इक्वल टू एम ए, वास्तव में F इक्वल टू एम ए किसका होता है, वो F सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होता है, A किसका होता है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होता है। किसका एक्सीलरेशन होता है, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, ध्यान में रह जाएगी। जो अपन P लिखते हैं ना mv, वो वास्तव में सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम होता है, और ये वेलोसिटी क्या होती है,
सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब अपन ने क्या है, कोई जैसे मान लो बॉडी रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है, इसका सेंटर ऑफ मास आगे मान लो चल रहा है पूरा से, इसका सेंटर यही होगा ना। आप आगे चलोगे तो क्या आप हर पार्टिकल का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, हर मास का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में है, उसका ये पॉइंट हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, आगे चल रहा है। कहने का मतलब आप एक पॉइंट का ऑब्जर्वेशन कर सकते हो जिसके अनुसार अपन लिख सकते हैं, जैसे P लिख दिया सेंटर ऑफ मास का, F लिख दिया। वास्तव में F सिम क्या है, F1 + F2 + F3 डैश, जितने भी पार्टिकल सिस्टम में हैं उन सब का वेक्टर सम बोल सकते हो आप लोग। क्या बोलोगे? वेक्टर सम F के बराबर है। बात समझ आई? तो बहुत ज़रूरी है कि सेंटर ऑफ मास आपको लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या रोल रहता है। ठीक है, अब ये तो बातें थी आपको सिर्फ ज्ञान देने की। वास्तव में क्वेश्चन क्या आता है वो सुनो। क्वेश्चन ये होता है, आप लोग लिख दो नोट लगा के, यदि इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0 या अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0, देन dp/dt कितना आएगा? 0 आएगा। तो p क्या हो जाएगा? कल परसों में बात हुई थी, कांस्टेंट हो जाएगा ना। p कांस्टेंट है तो m क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी जब एक्सटर्नल फोर्स आपको क्वेश्चन में पता चल जाए भाई 0 है, उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट। और वेलोसिटी का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। अब कांस्टेंट का मतलब ये ध्यान रखना आप लोग, 0 भी कांस्टेंट में आता है, 4 भी कांस्टेंट, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है सेंटर ऑफ मास की। लेकिन यदि 0 है तो 0 रहेगी, और 4 है तो 4 रहेगी, 8 है तो 8 रहेगी। कब रहेगी? जब अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स क्या हो? 0 हो। क्लियर? तो एक छोटी सी लाइन लिख लो आप लोग, इफ एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0 देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। और वेलोसिटी के ब्रैकेट में लिख देना PCM, सेंटर ऑफ मोमेंटम ऑफ ए सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इस पे सीधे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरेटिकली में। नोट कर लिया? याद रह जाएगा। अब मैं आप लोगों को नोट कर लो जल्दी से, बस एक्सटर्नल फोर्स 0, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मिटाऊं? अब इसके ऊपर आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। क्या क्या? जैसे मान लो VCM है, आपने लिखा M1 V1 + M2 V2 अपॉन में M1 + M2। ACM क्या लिखा आपने? M1 A1 + M2 A2 अपॉन में M1 + M2। वास्तव में ये सारे के सारे वेक्टर चीज़ हैं, और ये वेक्टर है, इसका मतलब डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, आंसर मिस्टेक आती है। उसके लिए आप लोग क्या ध्यान रखना कि भाई 2 मास है, जैसे एक 2 kg का मान लो, एक 4 kg का मान लो, और यदि सेम डायरेक्शन में इसका कोई वेलोसिटी आपको 2 मीटर/सेकंड दे रखा है, इसका वेलोसिटी 4 मीटर/सेकंड दे रखा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको पूछे, सेम डायरेक्शन में जा रहा है तब की बात है, तो कितनी आएगी? यदि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो तो निकाल सकते हो ना आप लोग, M1 V1 M2 V2। अब यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वेक्टर है, और वेक्टर में डायरेक्शन का रोल बहुत बड़ा होता है। तो डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 2 × वेलोसिटी कितनी है? 2 ही है, प्लस 4 × 4 आ जाएगा, अपॉन में 2 4 6 आ गया, सेम डायरेक्शन में है तब, तो 4 + 16 6 आ गया, तो क्या 20/6 आ गया ना। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखोगे, मेरा काम नहीं है, वो आपका काम। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ गई 20/6 आ गई। यही क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है, मान लो वैल्यू चेंज आप लोग अपने आप कर लेना, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में दे देता तो यहाँ पे प्लस नहीं करके आप माइनस करते। मान लो आपने इसको प्लस लिखा है, VCM क्या लिखते हैं इसके लिए? अपोजिट डायरेक्शन हो जाती, तो 2 × 4 इसको आपने प्लस माना है, तो उल्ट आगे वाले को क्या मानना पड़ेगा? माइनस मानना पड़ेगा। 4 × 4 अपॉन
2 + m1 + m2 6 आ गया ना। तो वास्तव में VCM की जो वैल्यू होगी ये आ गया 4 × 16/6 माइनस का 12/6 आ गया। ये VCM का वैल्यू होगा। -2 आ गया ना। तो -2 का मतलब क्या हो गया, वास्तव में आपने जिसको पॉजिटिव माना था उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है। डायरेक्शन भी दे देगा आपको, जो मानोगे उससे उल्टा आ रहा है, इसका मतलब आपने जो माना है उसके उल्टा चल रहा है सेंटर ऑफ मास। इसको आप पॉजिटिव मानते तो ये नेगेटिव हो जाता, चलता है 16 - 4 आता, 12 आ जाता, तो पॉजिटिव आ जाता, मतलब इसी डायरेक्शन में चलना होता है। कुल मिला के फ़र्क नहीं पड़ेगा डायरेक्शन का, लेकिन क्वेश्चन करते टाइम आपको प्लस माइनस ज़रूर लेने हैं। ठीक है, ये तो VCM का वैल्यू था, एक फॉर्मूला, बेसिक सा फॉर्मूला था। आप लोग अपने आप कर लेना है, इस क्वेश्चन को कर लोगे ना। अब उसके बाद में दूसरा देखो, एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं देता हूँ। वैसे आपने घिरनी विरनी के क्वेश्चन किए थे, मिटा दो इसको, तो मिटा देता हूँ। घिरनी विरनी वाले में एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोगों को। क्या है, मिटाऊं? इसमें आप लोग ध्यान दोगे ना। क्या, मान लो एक कोई घिरनी विरनी लगा रखी है आप लोगों ने, इस साइड में 3 kg मास है, इस साइड में ओनली 1 kg मास है, m मान लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें यदि इसको फ्री फॉलिंग कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, सिस्टम को रियलाइज कर दिया जाए, उस कंडीशन में 3 kg है, ये ज़्यादा भारी है, नीचे की साइड आएगा, तो एक्सीलरेशन इसमें नीचे की साइड में होगा, इसमें किस साइड में हो, ऊपर की साइड में होगा। और आपको पूछ ले, जब सिस्टम को रियलाइज कर दिया जाए तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कर सकते हो क्या आप लोग? यदि इस क्वेश्चन को कर सकते हो तो कर लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। m1a1 + m2a2 अपॉन में m1 + m2। आपके पास भी 2 मास है, क्या दोनों का एक्सीलरेशन आप लोगों को पता है पहले से? नहीं पता। तो पहले इस चीज़ का पता करो कि एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। वैसे तो आप लोग ध्यान दोगे तो सेम ही है, ए आना है, लेकिन ए कितना आना है वो अपन चेक करते हैं। तो एक तरीका तो क्या होता है, ये बाद में लिखूंगा मैं। एक तरीका तो ये देखो, ये mg हो गया तो 3 mg लगा नीचे, तो ऊपर टेंशन T आ जाएगा। और इस स्ट्रिंग को आप लोग मानो मासलेस, बिल्कुल आइडियल है, तो ये भी स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, T आएगा, नीचे क्या लग जाएगा, mg लग जाएगा। लग गया mg। तो यहाँ से यदि आप लोग 2 इक्वेशन बनाओ, करते थे ना हमने FBD बना के, नीचे जा रहा है तो 3 mg ज़्यादा हो गया और टेंशन कम हो गया, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 m नेट फोर्स इंटू ए आएगा। आप दूसरी इक्वेशन बनाएं इसके हिसाब से, तो ऊपर जा रहा है तो T बड़ा है, किसको खींच रहा है, mg को, तो T - mg इक्वल टू ये नेट फोर्स कितना हुआ, ma हुआ ना। अब इन दोनों इक्वेशन से आप लोग सोल्व करो तो T से T कट जाएगा, 3 mg - mg तो 2 mg आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, 4 ma के बराबर आएगा। तो a कितना आया, आप लोग यदि काटा छांटी करो तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा 2, तो ये बच जाएगा, इधर g बच गया तो g/2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आया, g/2 आया। a का वैल्यू कितना आ गया, g/2 आ गया। ठीक है, अब इतना कैलकुलेशन नहीं कर सको तो आपको एक सीधा सा फॉर्मूला भी बताया था मैंने। क्या बताया था, a का वैल्यू जब भी निकालना हो तो बड़े मास में से छोटा मास माइनस करो, m2 - m1 अपॉन दोनों को ऐड करो और इनटू क्या कर देना, g कर देना, सीधा। तो यहाँ पे बड़ा मास क्या है आपके पास में, बड़ा मास है 3 mg, और 3 mg में से 1 mg 1 m माइनस करें तो 3m - m हुआ, अपॉन में दोनों को जोड़ोगे तो 4m हो गया, इनटू कर दिया मैंने g, तो कितना बचा 2m, 2m ऊपर, नीचे 4m, तो कितना हो गया, नीचे g बचा ना, तो g/2 आ जाएगा। यही तो इसमें निकाला था अपने। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, कोई से भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कर लोगे आराम से। अब मेरे को अपने को मेन क्या करना था, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालना था। मिटा दूँ इसको तो मैं,
g/2 आएगा। अब देखो मिटा रहा हूँ पहले तुम्हें, देखो ये जो है ये मास है वो g/2 से नीचे जाएगा, तो ये g/2 से ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो उस कंडीशन में आप लोग सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या फॉर्मूला बोला था, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में क्या जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दो, एसीएम क्या बढ़ेगा, m1 इसको लिखा है अपन ने, तो m a कितना है, या इसको m1 लिख लो ताकि अपने को, क्योंकि जा नीचे ये रहा है ना, इसको पॉजिटिव मान, तो 3m इंटू a इसका कितना है g/2, ये हुआ, प्लस लिखेंगे माइनस, इसका a नीचे इसका a ऊपर, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन का लोड लेना पड़ेगा ना, कुछ बच्चे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे ध्यान देना है, डायरेक्शन ये इसके ऊपर होगी, इसके नीचे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, तो यहाँ से अपन m2 लिखें तो m और ये क्या गया g/2 अपॉन में दोनों का सम 3m प्लस m 4m हो गया। आप लोग एसीएम का वैल्यू निकाल रहे हो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो यहाँ से g/2 कॉमन आ गया, कितना हो गया अपने पास 3m माइनस m, तो 2m बच गया ना, नीचे कितना है 4m, काटो पूरा पूरा, नीचे बच गया 2, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो g/4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, g/4 आ जाएगा। समझ में आई आप लोगों को बात, ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, कर लोगे आराम से, हो जाएगा ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये सेंटर ऑफ मास की जो बेसिक बातें थी मैंने वो कंप्लीट कर दी है। अब आप लोग इस आपके जो फर्स्ट वाली बुक है ना, इसमें से रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन नोट कर लेना, और जो डाउट रहे वो जैसे ही अपना टॉपिक कंप्लीट हो, ठीक है, कोलिजन इसके बाद में पढ़ाएंगे आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास जैसे ही कंप्लीट हो तो उसके बाद में आप लोग इसको आराम से एक दिन जेपीजी को फ़ोन कर देना कि सर हमारे ये डाउट है, वो मेरे को मैसेज कर देंगे और आप लोगों के डाउट सोल्व हो जाएंगे। समझ आ गई बात। तो वैसे तो ये है काफ़ी बड़ा टॉपिक, लेकिन अपन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोगों को इसमें थर्ड का क्वेश्चन देखो एक बार, पेज नंबर 20 पे थर्ड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट बुक है आकाश की, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 20 नंबर। तो उसमें यदि आप लोग ध्यान दो ना, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज ए z0 इफ रेडियस ऑफ इट्स बेस इज रेडियस r दे दी ना आपको, हाइट s दे दी, तो z0 इज इक्वल टू द, तो आप लोगों को क्या पूछा है, सॉलिड कोण का सेंटर ऑफ मास पूछा है, ठीक है ना। वर्टेक्स का मतलब टॉप पे हो गया ना, टॉप से पूछा है। तो अभी आप लोगों ने याद किया था, मैंने बॉटम से बताया था आपको, सॉलिड कोण का कितना बताया था, h/4 बताया था ना, याद करो वापस, नोटबुक में आज की एक नोटबुक है उसमें देख लो, h/4 बॉटम से बताया था, और टॉप से पूछे तो टोटल लेंथ तो h है, उसमें से h/4 माइनस करोगे तो 3h/4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन जैसे सेंटर ऑफ मास के आपको दे रखे हैं, वेलोसिटी पूछ रखी है ना 7 नंबर क्वेश्चन में, 5, 4 में, इनमें आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन निकाल लेना आप लोग, कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, और ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैं इसी में सीट में से करा दूंगा, आप लोगों को टेंशन मत लेना। और पीछे कोई एका दुका क्वेश्चन रह गए वो भी सोल्व करा देंगे, जिस दिन इसके क्वेश्चन कराएंगे उसी दिन, ठीक है। तो बात समझ में आ गई हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुल मिला के आप लोगों को जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए सारे क्वेश्चन निकाल लेना, साथ के साथ निकाल लो, और डाउट गोले करा लेना, और गोले को डायरेक्ट फर्स्ट प्रैक्टिस सेट मेरे पास है अभी, तो मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चन करा दूँ, ठीक है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह।